नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। शुरुआत करेंगे देहरादून को लेकर। देहरादून में अर्पित फाउंडेशन द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन में इन सभी की भूमिका अमूल्य है और इनके प्रयासों से अनेक लोगों की जानें बची हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। आप सबका अभिनंदन करता हूं और ये आज का ये अवसर वास्तव में हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का अवसर है। अर्पित फाउंडेशन के द्वारा आयोजित प्राइड मूवमेंट समारोह में हम सब उन सभी वीर आपदा कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने भीषण आपदा के समय में अपने जीवन की परवाह नहीं की और दूसरों के जीवन को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे जवानों से भी मैं मिला। उत्तरकाशी की धराली आपदा के समय में हमारे जो हरसिल में जो सेना की वहां पर टुकड़ी थी, उस सेना की टुकड़ी में से कुछ हमारे वीर जवान जिन्होंने रात भर रेस्क्यू अभियान में भाग लिया और उसके बाद वो बुरी तरह से घायल हो गए, उन सभी से मैं अस्पताल में मिला था। इसके अतिरिक्त पूरे राज्य के अंदर जहां भी आपदा आई थी, जैसा प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा, 5 अगस्त धराली से जो आपदा का दौर शुरू हुआ और ये दौर लगातार हमारे कृष्णगिरी जी महाराज यहां पर बैठे हैं। हमारा टपकेश्वर महादेव का जो मंदिर है, उस मंदिर के जहां आपका आसन था, उस आसन से भी ऊपर तक जो है जल का प्रभाव हो गया, निरंतर चलता रहा और लगभग मैं कह सकता हूं कि 2 माह बहुत कठिन थे, वैसे तो पिछले 3-4 माह से। और ऐसे समय में आप सभी ने, हमारे राहत देने वाले लोगों ने, बचाव करने वाले लोगों ने, चाहे वो किसी भी फोर्स के हों, उन सभी ने राहत का काम अपनी जान की परवाह किए बिना किया, बहुत कठिन परिस्थितियों में किया। क्योंकि मैंने सभी जगह पर जाकर देखा कि हमारे वीर जवानों ने, राहत कर्मियों ने लोगों को हर सहायता पहुंचाने का काम किया। इसमें सम्मान केवल एक सामान्य सम्मान नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की जनता की ओर से आपके प्रति एक कृतज्ञता का प्रतीक है। मैं आज उन सभी बहादुर राहत कर्मियों के साहस और पराक्रम को नमन करता हूं, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। आपकी कर्तव्य निष्ठा और साहस ये हमारे लिए भी प्रेरणा पुण्य है। यही कारण है कि आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। इसके लिए मैं अर्पित फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज किया, ऐसे लोगों का सम्मान किया जिनका सच में सम्मान होना आगे के लिए अन्य लोगों के लिए बहुत प्रेरणा का कारण बनेगा। आज का इस समारोह हमें यह भी याद दिलाता है कि दूसरों की रक्षा और सेवा के लिए स्वयं को जोखिम में डालने के समान दूसरा कोई साहस का काम नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो केवल इसे एक प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता की ही नहीं, बल्कि भौगोलिक और जो हर वर्ष आपदा की चुनौतियां हैं, वह भी स्वतः ही अपने आप याद आ जाती हैं। हिमालय की गोद में बसे हमारे राज्य में भूस्खलन, बाढ़ आना, लैंडस्लाइड होना, हिमस्खलन होना, अतिवृष्टि भी, क्योंकि
हमारा राज्य विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं इसमें बहुत विविधता है और यहाँ पर आपदाएं आना आम बात है। देवभूमि में रहते हुए हम ये जानते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य जितना मनोहारी है उतनी ही यहाँ की चुनौतियां भी अप्रत्याशित हैं। गाना लगा दिया जाए। टिहरी जिले के गलजवाड़ी और जाखन क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों को राहत सहायता राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोशी ने कुल 14 प्रभावित परिवारों को चेक वितरित किए। इनमें 12 परिवारों को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 3,80,000 की सहायता राशि के चेक दिए गए, जबकि जनहानि के दृष्टिगत 2 परिवारों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने क्षतिग्रस्त भवनों की सहायता राशि 1,25,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 48,676 लाख रुपए की पर्यटन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं से पर्यटन को नए आयाम मिलेंगे। अपर सचिव अभिषेक रोहिला ने कहा कि सरकार पर्यटन विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और यह पहल रोजगार और पर्यटकों की संख्या दोनों को बढ़ाएगी। भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उत्तराखंड में यात्राएं हुई हैं, जो जब आते हैं वो तो वो कुछ ना कुछ हमें एक नई सोच देते हैं। उसी के संदर्भ में जो विंटर टूरिज्म की एक विचार है कि जो शीतकाल में भी हमारे यहाँ पर्यटक आए, और इसी प्रकार एक विचार है कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित किया जाए। तो ये सारे प्रयास हैं जिसके तहत जो हमारा पर्यटन का दायरा है वो और विस्तृत हो, और जो पीक सीजन के कारण जो समस्याएं होती हैं कि एक ही स्थान पे एक ही समय पे बहुत ज़्यादा संख्या में अगर लोग पहुंचते हैं तो उससे उन आने वाले हमारे जो आगंतुक हैं उनको भी तकलीफ होती है, अतिथियों को भी दिक्कत होती है, और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा परेशानियाँ होती हैं। तो इसीलिए जो पर्यटन विभाग है और जो उत्तराखंड सरकार की जो विचार है उसमें यह है कि जो पर्यटन का दायरा है उसको हम और बढ़ाएं, विस्तृत करें, और मात्र कुछ स्थानों पर पर्यटन सिमट के ना रह जाए। उसको जो हमारे दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र हैं या जो नए स्थान है जहाँ पे अभी पर्यटकों की संख्या कम है, जो आवागमन कम है, उसके बारे में भी जन जागरूकता बढ़े, लोग वहाँ पर भी आएं, और इस तरह से पर्यटन का लाभ स्थानीय लोगों को भी हो और जो हमारे अतिथि हैं वो भी आनंदित होकर उत्तराखंड से लौटे। जीएसटी को लेकर भाजपा द्वारा आयोजित जीएसटी बचत उत्सव पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में जीएसटी लागू होने से देश की जनता को 1,61,27,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा भार गरीबों पर पड़ा, जबकि अमीरों में से महज 2.5 लाख करोड़ वसूले गए। कापड़ी ने कहा कि सरकार केवल 50 रुपए की कर कटौती को उपलब्धि बताकर उत्सव मना रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जनता और व्यापारियों का खून चूसा गया है। यही वजह है कि इस बचत उत्सव में वास्तविक भागीदारी नजर नहीं आई। लूट, 8 साल की लूट के बाद, वैसे तो कहते हैं भाई कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन इस भूल में 8 साल में 1,27,000 करोड़ का नुकसान इस देश की जनता का हो गया है। जो 140 करोड़ लोग हैं उनका नुकसान हुआ। उसके बाद कहें जी नहीं नहीं जीएसटी जैसे पहले कह रहे थे, जो राहुल गांधी कह रहे थे वो स्लॉट सही था, तो आपको ये बात 8 साल पहले करनी चाहिए थी, जिसमें सिर्फ 2.5 लाख करोड़ आपने अमीरों से वसूला है, बाकी 1,25,000 करोड़ का जो आपने जीएसटी वसूला गरीब लोगों से वसूला है। और आप जो है कि जो 50 रुपए की चीज थी आपने 120 की कर दी, उसको अब 10 रुपए कम कर रहे हैं और अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। जैसे नकल विरोधी कानून में खुद पीठ थपथपा रहे थे, जीएसटी में भी खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं। अगर जीएसटी से वाकई जनता का व्यापारियों का खून नहीं चूसा होता तो आज दुकान दुकान सरकार को नहीं घूमना पड़ रहा होता, खुद जाके बाजार बाजार जी उत्सव मनाइए, खुद घूम के उत्सव मनाइए,
तो व्यापारी आकर उत्सव मना रहा होता, जनता आकर उत्सव मना रही होती। आज दिवाली की तरह पूरा देश सजा होता कि भाई जीएसटी में छूट दी है, देश ने देश को सौगात दी है, लेकिन नहीं, आपको खुद जाना पड़ रहा है घर घर, जी उत्सव मनाइए, उत्सव मनाइए। भाजपा का संगठन उत्सव मना रहा है, कहीं भी आम आदमी या व्यापारी उत्सव नहीं मना रहा है। उससे पता चलता है कि ये झूठिया आपका दिखावा और जनता समझ रही है, सिर्फ दबाव में है। हल्द्वानी से स्नातक परीक्षा 2025 नकल प्रकरण की जांच आयोग की 2 दिवसीय जन सुनवाई एवं जन संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ। माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने अभ्यर्थियों, नागरिकों, शिक्षकों और मीडिया कर्मियों की बातें सीधे सुनी। जन सुनवाई का उद्देश्य सभी हितधारकों की राय आयोग तक पहुंचाना और जांच को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाना है। छात्रों ने परीक्षा को नकल मुक्त कराने, यूकेएसएसएससी परीक्षा रद्द कर पुनः आयोजित करने जैसे सुझाव दिए। कार्यक्रम कल हल्द्वानी और रुद्रपुर में भी आयोजित होगा। ये जो 21/9/2025 को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी, इसमें जो कथित ये आया था कि इसमें पेपर लीक हुआ है, इसके संबंध में सरकार ने निर्णय लिया था कि माननीय जस्टिस यूसी ध्यानी सर की अध्यक्षता में एक एकल जांच आयोग का गठन किया गया है। तो इसमें मुख्यतः ये है कि सर सभी जनपदों में जाकर इसके बारे में एक जनसंवाद कार्यक्रम और अपनी सेपरेट जांच कर रहे हैं। तो जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, और इसीलिए ये ओपन हाउस रखा गया है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे छात्र हैं और कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, अभिभावक हैं, उन सभी से ये पूछा जाएगा, उनके विचार लिए जा रहे हैं कि परीक्षाओं में सुधार कैसे हो सकता है, और तदनुसार एट लास्ट सर फिर अपनी रिपोर्ट इसमें राज्य सरकार को सौंपेंगे। सर क्या क्या ऐसे सुझाव इसमें आए हैं क्योंकि जो आपने भी नोटेड किए होंगे, जो आगे बढ़ाने का है? अभी सुझाव आ रहे हैं। अभी तो 13 जनपदों में जांच आयोग ये जाएगा, जो एकल सदस्यीय जांच आयोग है, तो समस्त 13 जनपदों में जाएगा। जैसे आज यहाँ पर हल्द्वानी में पहला, क्योंकि अभी 3-4 दिन ही हुए हैं इस आयोग के गठन को, तो जैसे कि युवाओं की मांग भी थी कि इसमें मजिस्ट्रियल जांच कराई जाए, तो उसी क्रम में सर को एकल सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया है। कल रुद्रपुर में भी इसी तरह का एक कार्यक्रम है, वहाँ पर भी जन संवाद होगा। जो भी सुझाव आएंगे वो सरकार को सौंपे जाएंगे, और इस प्रकार जांच आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट। आयोग का पहली बैठक थी। उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी तक केवल सोशल मीडिया पे चल रही है और हमारे पास अभी कोई तथ्य नहीं है। तो अभी हम लोग एक रिटन लेटर इनको दे रहे हैं, उसमें जो जो सबूत अभी तक हमारे पास आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, सारे सबूतों को हम जो है इनके सम्मुख रख रहे हैं। और उसके अलावा कुछ हमारे जो सुझाव थे इनको, चाहे वो 4G जैमर इन्होंने बात करी, तो हमने जो कल इनका भ्रामक संवाद आया उसको भी खंडन करने की मांग करी है। इसके अलावा आयोग को कई हमने सुझाव भी दिए हैं जिनको उन्होंने नोट डाउन किया है और उसको रिटर्न में भी मांगा है। तो हम उनको उनकी मेल ID जो इन्होंने हमें दी है, मैं चाहूँगा कि अगर किसी के पास सबूत भी हों तो सेक्रेटरी जांच आयोग @gmail.com पर वो सुझाव भी दे सकते हैं। और उन सुझाव जो हमारे पास है, हमारे पास जो जो तथ्य हैं, हम इनको अभी रिटर्न में दे रहे हैं। और इसमें हमें उम्मीद है कि ये जल्द 10 दिनों के भीतर जो ये स्नातक स्तरीय परीक्षा है इसको रद्द कर उत्तराखंड के 5वें धाम सैन्य धाम के लिए देश की सीमाओं पर शहीद हुए वीर जवानों की आंगन की मिट्टी संग्रहित की जा रही है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के विडलास वैली कुआंवाला में शहीद कैप्टन दीपक बिष्ट, कान्हरवाला में शहीद मेजर प्रणय नेगी और ग्राम अठुरवाला में शहीद नायक विनोद सिंह भंडारी के घर से पवित्र माटी सैन्यधाम तक ले जाई गई। इस पावन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, डोईवाला विधायक, शहीद परिवारजन, जिला सैन्य कल्याण अधिकारी, पूर्व सैनिक गण और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र नेगी सहित अनेक सम्मानित लोग उपस्थित रहे। 2021 में पहली यात्रा निकली थी, शहीद सम्मान यात्रा। उसमें जितने भी शहीद हुए हैं, ठीक है ना, उन सब के घर आंगन की मिट्टी को एकत्रित किया जा रहा था। उसके बाद जो है, उसके साथ ही जितने भी उत्तराखंड की पवित्र नदियां हैं, उनके पवित्र जल को भी एकत्रित करके जो 5वां धाम सैन्य धाम के नाम से बन रहा है देहरादून में, वहाँ पे उनके स्तंभों में इन सब पवित्र माटी को और पवित्र जल को वहाँ पे अर्पित किया गया। उस दौरान जो है कुछ शहीदों के आंगन से मिट्टी उठाने का कार्यक्रम छूट गया था। उसके लिए और उसके बाद 2021 के बाद भी कुछ शहीद जो है मुठभेड़ में सेना के उसमें सेवा के दौरान जो है शहीद हुए थे।
तो उन सबको सम्मानित करने के लिए ये शहीद सम्मान यात्रा 2.0 इसका आयोजन किया गया है। ये यात्रा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा 25 सितंबर को किया गया था, जो है गुजराड़ा मानसिंह में शहीद नरेश सिंह जी के घर से उनकी पवित्र माटी को उठा करके। रथ यात्रा तब से निरंतर जारी है और जो भी शहीद छूटे हुए हैं उन शहीदों के घर से यात्रा उनके पवित्र माटी को उठाते हुए जा रही है। नहीं, खपा तो नहीं है। सरकार ने जो ये सम्मान यात्रा और मिट्टी कलेक्शन का जो एकत्रीकरण का जो कार्य किया है, एक अच्छा वो है कि भाई उत्तराखंड में जो शहीद हुए उनको इस बहाने से जो है दोबारा से याद किया जा रहा है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं बलवंत सिंह नेगी ग्राम संगतियावाला से, और पूर्व में हम जो है कीर्तिनगर ब्लॉक के रहने वाले, टीरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। ये जो ये शहादत का जो माहौल था, जब ये कालखंड आया, अभी बीच में बहुत ज़्यादा शहादतें हमारी गढ़वाल से हुई हैं, उसमें हमारे परिवार से 2 बच्चे, विजय प्रणय नेगी और आदर्श राइफलमैन आदर्श नेगी। तो प्रणय नेगी के तो शादी हो चुकी थी, उसका एक छोटा बच्चा है। आदर्श नेगी अविवाहित थे और वो देश की सेवा में वीरगति को प्राप्त हुए। बलवान है, देश के लिए निछावर हो गए। लेकिन दुख इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन एयरपोर्ट में, जब ये 5 बच्चे शहीद हुए थे, ये घोषणा करी थी कि हम शहीद के परिवारों को हमारी सरकार जो है, जो आश्रित हैं, वो 10 लाख जो पूर्ववर्ती सरकार दे रही थी, अब हम उनको 50 लाख रुपए की धनराशि देंगे। सभी क्षेत्र में इस बात का तारीफ हुई, मुख्यमंत्री का धन्यवाद लोगों ने अर्पित किया। लेकिन जब 1 साल बाद उस पे कार्रवाई की नौबत आई, तो जो आदेश है उसकी कॉपी मेरे पास है, शायद फोन में रखी हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार तो सब कुछ लिखा है, लेकिन वो 8 तारीख की बजाय उसका इम्प्लीमेंट। देहरादून में नशा उन्मूलन एवं विधिक जागरूकता रैली का आयोजन जिला न्यायालय से बार एसोसिएशन और सजग इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। रैली का शुभारंभ नवनिर्मित जिला न्यायालय भवन से हुआ और पलटन बाजार होते हुए गांधी पार्क तक निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज तिवारी उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए कहा कि यह सामाजिक बुराई, स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को नष्ट कर रही है। उन्होंने सजग इंडिया की पहल की सराहना करते हुए जागरूकता के लिए एकजुट प्रयास का आह्वान किया। केदार घाटी में लगातार घोषित विद्युत कटौती से उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है। पिछले 1 महीने से यह समस्या बनी हुई है, जिससे भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में ब्रह्म बेला और संध्या बेला पर वेद पाठ प्रभावित हो रहा है। साथ ही नौनिहालों का पठन पाठन भी बाधित हो रहा है। विद्युत कटौती के कारण सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के कामकाजों में भी खलल पड़ रहा है। क्षेत्र के विद्युत व्यवसाय से जुड़े व्यापारी भी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। स्थानीय लोग ऊर्जा निगम से समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी तथा उनके साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे अतिथियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया तथा भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भेंट किया। मंदिर में दर्शनों के पश्चात पंकज मोदी तथा अतिथियों ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से शिष्टाचार भेंट की तथा यात्रा विषयक चर्चा की। इस अवसर पर बीकेटीसी मुख्य अधिकारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद थपलियाल भी मौजूद रहे। हरिद्वार जिले में धान की खरीद के लिए बनाए गए 40 केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ए ग्रेड धान की दर 23 रुपये 79 पैसे प्रति किलोग्राम और कॉमन धान की दर 23 रुपये 69 पैसे प्रति किलोग्राम तय की गई है। आरएमओ प्रमोद सत्ती ने बताया कि ये प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। 40 केंद्रों में से 8 खाद्य विभाग के हैं, जबकि शेष कोऑपरेटिव और यूसीसीएफ सहित अन्य केंद्रों पर किसानों को सुविधा दी जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इन केंद्रों पर धान बेचकर अधिकतम लाभ उठाएं। जी
इनका मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। सरकार जो है वो 2 ग्रेड के आपके चावल खरीदती है। एक ग्रेड ए का चावल होता है और एक कॉमन होता है। कॉमन चावल जो है वो इस बार उसका एमएसपी रखा गया है 2369 रुपीज़, और जो ग्रेड ए का रखा गया वो 2389 रुपीज़ रखा गया है। हरिद्वार जिले की अगर मैं आपसे बात करूं तो करीबन 40 सेंटर खोले गए हैं, जिसमें खाद्य विभाग के 8 सेंटर हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव्स, यूसीएफ, एनसीसीएफ और यूके यूएसएस, अभी पीसीयू के भी हमारे सेंटर खुल रहे हैं यहाँ पे हरिद्वार में। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए आप सभी से अपील है कि ये सूचना जो है वो पहुँचाएँ ताकि फ़ायदा मिल सके। सर किसान जो है सेंटरों पे नहीं पहुंचते हैं, बाहर जाकर अपना धान बेचते हैं, तो उसके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, किसान तभी बाहर जाते हैं जब बाहर मूल्य ज़्यादा होता है। अगर मूल्य कम है तो वो सरकार के ही पास आते हैं। बस ये कभी-कभी थोड़ा-सा मिसमैनेजमेंट हो जाता है, इसीलिए इस बार कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो सरकारी योजना है उसका लाभ उठाएं। धान खरीद एक्चुअली हमारा शुरू हो चुकी है। 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक की इसकी डेट है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो आएँ केंद्रों पे, 40 केंद्रों पे हरिद्वार में, और जो सरकार की राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह ने मंगलौर क्षेत्र का दौरा किया और मन्नाखेड़ी गांव में 18 और 20 सितंबर को हुई शुभम और आकाश की मौत के मामले में परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि घटनाओं के हालात देखकर यह आत्महत्या नहीं बल्कि किसी षड्यंत्र के तहत हुई हत्या प्रतीत होती है। आयोग सदस्य ने मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की। उन्होंने परिवारों को भरोसा दिलाया कि मृतकों के मामले में पूरी पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, मुझे पत्र के माध्यम से और सामाजिक जो संगठनों के जो और नेता हैं उनके माध्यम से मुझे यहाँ का एक दुखद घटना जो घटी है 19 और 20 तारीख बता रहे हैं ना आप, इस बीच में मुझे जानकारी लगी थी। तो इस विषय में हम भी आज यहाँ आए हैं जानकारी लेने के। भाई इसमें आज हमारे जो एसपी देहात हैं उनसे भी आज हमारी यही विषय में लेकर के बैठक होने वाली है, और जो क्षेत्र के जो प्रदीप जी जो यहाँ के हल्का इंचार्ज हैं इनसे भी हमने अभी बात की है इस बारे में। और देखो, प्रथम दृष्टि से जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि इसको आत्महत्या का जो बताया जा रहा है प्रकरण है कि भाई आत्महत्या लड़के ने की है और 2 बच्चे हैं, मुझे तो जो है दोनों के प्रति बड़ी दुख की एक जो भावना है मेरे मन में, बड़ा दुख मुझे पहुंचा है कि त्योहारों के समय में और इस टाइम पे एक ऐसी दुखद घटना इस परिवार के, दोनों परिवार पीड़ित परिवार हैं। तो प्रथम दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो व्हाट्सएप पे जो फोटो वगैरह जो लोगों ने अभी तक हमें दिखाई है उसमें जानकारी ये लग रही है कि देखो इसमें आत्महत्या तो किसी एंगल से दिखने वाला कोई वजह नहीं है, क्योंकि अगर आत्महत्या हो तो उसका अलग होता है, और जो हत्या या इस तरीके का जो मृत्यु होती है हत्या से उसका दिखने में फोटो अलग आती है, क्योंकि दोनों ही फोटो में बच्चों की नजर आ रहा है कि ना तो जो है किसी प्रकार से उनका मतलब जैसे। कालाढूंगी के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज की शिक्षक कॉलोनी जर्जर हालत में है। लगभग 45 साल पहले बनाए गए भवन अब दरारें और टूट फूट से खस्ता हाल हो चुके हैं। 5 शिक्षक परिवार मजबूरी में इन भवनों में रह रहे हैं, जबकि संबंधित विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानाचार्य और नगरपालिका अध्यक्ष ने मरम्मत की मांग बार बार उठाई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सवाल उठता है कि जब सरकार स्कूलों को हाईटेक बनाने के दावे कर रही है तो शिक्षकों और उनके परिवारों की सुरक्षा पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा। विगत वर्षों में विभाग द्वारा कॉलेज की जो है विषय में मांगा जाता है सूचना, तो कई बार हम लोगों ने दे रखा है, और जो कि आवासीय तो उसके मरम्मत के लिए कोई नहीं आया, लेकिन पैसा इसके लिए पैसा आया था जो बन चुका है अभी विद्यालय के लिए, लेकिन आवास के लिए कोई भी धनराशि सरकार द्वारा नहीं प्राप्त हुई है। ना तो कोई टेंडर पास हुआ है, ना तो कोई आया है। कितने शिक्षक रह रहे हैं यहाँ? यहाँ रह रहे हैं लगभग 5 लोग रह रहे हैं, 5-6 लोग। आप भी रह रहे हैं? हम भी रह रहे हैं इसी में। क्या स्थिति है भवनों की? भवन इसे बहुत खराब है, हमेशा छूटा रहता है। हम लोग अपने पैसे से बनवा करके उसमें रह रहे हैं, लेकिन जब तक पूरा सही ढंग से उसका रिपेयर नहीं होगा तब तक उसमें सुधार नहीं हो सकता। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कालाढूंगी का आवासीय विद्यालय जो है वो जीर्ण शीर्ण है। देखिए, राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी की जो शिक्षा विभाग की कॉलोनी है ये बहुत जर्जर है, 45 साल पुरानी हो गई है।
देखिए उसमें देखा होगा आपने उसकी इमेज में भी कि उसमें पेड़ लग गए हैं और प्लास्टर गिर रहा है सभी जगह। इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस विषय में हम डीएम साहब से और शिक्षा विभाग से बात करेंगे, जिससे कि इसकी मरम्मत का मुआवजा मिले और उसको हम कंप्लीटली उनको राहत के और ये सुधार के लिए आवास को बना सकें। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।